इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। हेलो दोस्तों, आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे क्लास 11 के इंग्लिश सब्जेक्ट का जो प्रोज सेक्शन होता है उसके हॉर्नबुल बुक का प्रोज सेक्शन के लेसन 2 का थर्ड पार्ट। तो चलिए देखा जाए। सबसे पहले अगर आपको इससे पहले के वीडियोस का भी लिंक चाहिए, मतलब इससे पहले के पार्ट्स का चाहिए और फर्स्ट लेसन को चाहिए, तो आप ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा, कॉर्नर में आपको दिख रहा होगा। अब हम बात करते हैं वर्ड मीनिंग की। वर्ड मीनिंग जो रहेगा वो रहेगा, अगर आपके पास बुक है तो आप खोल कर देख लीजिएगा। पैराग्राफ 12 जो आई हैव सॉन्ग से लेकर सेव अस ऑल, जो पैराग्राफ आपका 18 तक है वहाँ तक हम कवर अप करेंगे। 12 से लेकर 18 तक के पैराग्राफ को इस पार्ट में पढ़ेंगे। उसमें कुछ रिलेटेड वर्ड मीनिंग जो आपको हो सकता है ना आए तो वो मैं बता दूँ आपको। हाफ स्वॉर्म मतलब आधा लपेटे में या आधा लपटे हुए। हाफ क्राफ्ट और आधा रेंगते हुए, मतलब आधा तैरते हुए, या नहीं होता कि लोग जो घुटने तक पानी होता है या पेट तक पानी होता है तो वो थोड़ा तैरते हैं फिर खड़े होकर चलते हैं, फिर तैरते हैं फिर खड़े होकर चलते हैं, तो वो हाफ सॉन्ग मतलब वही तैरते हुए, फिर हाफ क्रॉल्ड मतलब हाथा रेंगते हुए। कैबिन मतलब कमरा। आँख से मतलब मांगना या पूछना। अपर मतलब होता है ऊपर वाला या ऊपर वाली जगह या ऊपर वाला कोई चीज़। फिर बंक मतलब चारपाई। बंक मतलब एक और होता है जो हमको पता है स्कूल में जो बंक करते हैं वो, लेकिन यहाँ मतलब है चारपाई। हर्ट मतलब दर्द होता है। सू मतलब होता है किसी पर मुकदमा कर देना, लेकिन ये तो यहाँ मीनिंग है। अभी आप जब चैप्टर में देखोगे तो उसका मीनिंग कुछ और हो सकता है, इसलिए मैंने पहले बता देता हूँ कई बार कि जो यहाँ आप पढ़ रहे हो जरूरी नहीं कि वो सब एग्जैक्ट वर्ड मीनिंग आपको पैराग्राफ जब पढ़ेंगे तब मिलेगा, कुछ अलग भी मिल सकता है। वैसे सू जो है वो अगर आप बुक पढ़ो तो उसमें किसी का नाम भी है। बम्प मतलब होता है टक्कर। अबव मतलब ऊपर। बम्प्ड मतलब टकराना। पहला बम हम टक्कर पड़ा, फिर बम मतलब टकराना। हैमर मतलब हथौड़ा। स्क्रू मतलब सिकंजा होता है, लेकिन स्क्रू मतलब वो भी चीज़ें होती हैं जैसे आप जितने भी नहीं होता है कि पाना बोलते हैं ना, पाना, तो ढेर सारे पाने को भी हम बोल सकते हैं स्क्रू, ठीक है। कैनवास किरमिज जो पता होता है, कैनवास जो होता है जो नॉर्मली मोटे कपड़े का होता है या प्लास्टिक का होता है उसको बोलते हैं, खासकर टेंट लगाने के लिए लगाया जाता है। स्ट्रगल्ड संघर्ष किया। स्टार्ट बोर्ड जहाज का दाहिनी पहलू यानी जहाज का दाहिनी हिस्सा। श्योरली निश्चित रूप से। सिंक मतलब डूबना। मैनेज मतलब प्रबंधित कर देना, या बोलते ना मैंने कैसे भी उसको मैनेज कर लिया, कैसे भी उसको मैंने लहा लिया। स्ट्रेच्ड मतलब खिंचाव या खींचना। सिक्योर मतलब सुरक्षित। गैपिंग मतलब ताकना। दो होता है, एक ताकना भी होता है, एक होता है नॉर्मली आपको जो पता है खाली जगह, उसको ही बोलते हैं। कंटिन्यूड निरंतर। स्ट्रेन मतलब धारा। डिफ्लेक्टेड यानी कि हटाया हुआ। ब्लॉक्ड अप अवरोध करना यानी रोक देना। डेब्रीज मलबा। फ्लोटिंग मतलब तैरते हुए या तैरता हुआ। शॉर्ट सर्किट यानी कि शॉर्ट सर्किट पता है वो जो बिजली से जब इलेक्ट्रिसिटी आपका ख़राब होता है तो वो शॉर्ट सर्किट होता है, तो उसको ही हम बोलते हैं इंग्लिश में शॉर्ट सर्किट। फिर रोज़ मतलब राइज का सेकेंड फॉर्म है रोज़, उठाया। थ्रेटनिंगली धमकी के साथ। डेक मतलब छत। रेंच इसमें डब्ल्यू साइलेंट होता है। रेंच मतलब पाना, पता है अब तो पता चला कि पहले ही है। ओवरबोर्ड फिर से जहाज के बाहर। फोर्स्टे मतलब पाल जो रस्से से सहारे लटका होता है, जो पाल नहीं होता जो पानी तैरने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक, वो जो नाव में होता है पाल जिसके द्वारा नाव को हम आगे बढ़ाते हैं उसको फोर्स्टे कहते हैं। जो वो पाल अगर कहीं जहाज पे कहीं लटका कर रखा गया है ताकि फ्यूचर में काम देगा, उसको फोर्स्टे कहते हैं। सेल मतलब पाल। फिर लिखा है डिंगनीज मतलब कश्ती जो होता है, नाव अर्थात। एंकर मतलब लंगर, जो लंगर फंसाते नहीं, आप मूवीज में देखते हो किसी को एक जगह दूसरी जगह जाना होता है तो रस्सी बांधते हैं कि लोहे की तरह होता है या तीर निकला होता है, उसको फेंकते हैं, फिर वो कहीं फंस जाता है तो फिर उस पर सब घींच के जाते हैं, उसी को एंकर कहते हैं, लंगर। रिमेंबर याद, या याद करना या याद। पंप मतलब पता ही है क्या होता है। फिर लिखा है चार्ट रूम यानी नक्शा घर। आउट पाइप के बाहर। ड्रैग्ड मतलब घसीटा। रूटीन मतलब सामान्यतः। स्टीयरिंग पतवार से चलना, मतलब पतवार से चलाना। एक मतलब मशीन, मान लो जहाज वाला मशीन वाला जहाज था लेकिन अब पतवार चला रहे हैं यानी उसको उस पन्ने से चला रहे हैं।
फिर रिप्लाई मतलब जवाब, सरप्राइजिंग चौंका देने वाला, रिमोट मतलब दूरवर्ती या दूर, बोलते हैं रिमोट एरिया, दूर का एरिया, उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं दूरवर्ती। तो ये सब वर्ड मीनिंग अभी हम देखेंगे जब पैराग्राफ पढ़ेंगे 12 से 18, तो ये सब पैराग्राफ में आएगा। अगर बुक है तो बुक खोल लीजिए ताकि आपको ज़्यादा आसानी होगी इसको समझने में। चलिए स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ स्टडी पार्ट नंबर 3। तो फ्रेंड्स हमें पढ़ना है सेकेंड 12 पैराग्राफ से 12वां पैराग्राफ। देख रहे हैं ये जो चैप्टर बहुत लंबा है, इसको मैंने 6 पार्ट बनाया है, ये अब तीसरा पार्ट आप देख रहे हो। लिखा है आई हैव स्वम, इसका हिंदी अगर हम छोड़ दें तो ऐसे अगर पढ़ें तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। लिखा है आई हैव स्वम हैव क्रॉल्ड इनटू द चिल्ड्रंस कैबिन, मैं आधा तैरता हुआ और आधा क्रॉल्ड मतलब रेंगता हुआ, इनटू द चिल्ड्रंस कैबिन बच्चों के कैबिन में, बच्चों के कमरे में मैं गया। ठीक, क्योंकि देखो तूफान आ गया था, सब टूट गया था, अब जो थोड़ा शांति हुआ तो वो बच्चों के कैबिन में गया। आर यू ऑल राइट, क्या तुम सब ठीक हो? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। यस दे आंसर्ड, उन्होंने उत्तर दिया। दोनों बच्चे थे, जोनाथन और सुजैन, यही नाम था ना, जोनाथन और सुजैन नाम था ना, तो ये दोनों ने उत्तर दिया यस। फिर लिखा है फ्रॉम एन अपर बंक, अपर बंक मतलब होता है ऊपर वाले हिस्से से, यानी कि नाव के अंदर तो पानी घुस गया होगा, ऊपर नहीं गया होगा, तो ऊपर वाले हिस्से पे बैठकर, जो कमरे के अंदर जो ऊपर वाला हिस्सा था वहाँ बैठकर वो उन्होंने बोला यस बट माई हेड हर्ट अ बिट सेड सू। देखिए ये सू है, ये सुजैन के लिए आया है कि बट माई हेड हर्ट्स अ बिट, पर मेरा जो सिर है, वो जो हेड है वो हर्ट हुआ है, यानी चोट लगा है। अ बिट मतलब थोड़ा सा, तो मेरे सिर को थोड़ा चोट लगा है, सेड स्यू ने कहा, स्यू मतलब सुजैन ने कहा। पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प अबव हर आइज, एक बड़ा बम्प यानी एक बड़ा गुंबद जो उसके आँख के ऊपर निकल गया था, यानी जब आपको चोट लगता है तो आपके माथे पे नहीं फूल जाता है, वैसे उसके फूल गया था। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड, मेरे पास समय नहीं था चिंता करने का उस बम्प्ड, उस जो फूला हुआ जो उसका सिर था, यानी जो फूला हुआ उसका माथा था, उसको देखने का मेरे पास समय नहीं था। इसका हिंदी पढ़ते हैं। लिखा है, मैं हिंदी इसलिए छुपा रहा हूँ पहले आपसे क्योंकि अगर आप डायरेक्ट हिंदी पढ़ लोगे तो आप समझ नहीं पाओगे इंग्लिश में क्या लिखा है, इंग्लिश का मतलब क्या है। जब इंग्लिश समझ लोगे फिर हिंदी समझोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि आप इनफैक्ट आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, हिंदी नहीं पढ़ रहे हो। हिंदी में बात लिखा है, कुछ तौर पर कुछ तैर कर कुछ रेंग कर मैं बच्चों के कैबिन में पहुंचा। तुम ठीक हो, मैंने पूछा। हाँ, उन्होंने उत्तर की ऊपर की बर्थ से ऊपर दिया। देखो बर्थ मतलब जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वहाँ पर, जैसे कमरे में ऊपर वाला हिस्सा होता है ना जहाँ सामान रखते हैं, वहाँ पर बैठकर उन्होंने बोला। लेकिन मेरा सिर दुखता है, आंखों के ऊपर एक बड़े गुम्मट की ओर संकेत करते हुए स्यू ने कहा। गुम्मट मतलब वही जो फूल जाता है, तो फूल गया जब उसका, तो उसने कहा सिर पे। मेरे पास टक्कर खाए सिरों के विषय में चिंता करने का समय नहीं है। टक्कर खाने पे जैसा सिर फूल जाता है उसको देखने या उसको चिंता करने का समय मेरे पास नहीं था। अब 13 पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। क्या लिखा है? आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, हैमर ढूंढने के बाद, हैमर मतलब हथौड़ा ढूंढने के बाद, स्क्रू मतलब होता है पेच ढूंढने के बाद, एंड कैनवास, कैनवास आपको बताया मोटा कपड़ा का होता है लेयर, तो कपड़े का होता है ढेर बड़ा सा, तो वो तीनों चीज़ हैमर स्क्रू और कैनवास को ढूंढने के बाद आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक, मैं बड़ी कठिनाई से फिर से डेक के पास गया। डेक जगह कौन सा है? डेक वो जगह है जहाँ से आप नाव को कंट्रोल करते हो, तो और ऊपर से वो नाव का ऊपरी हिस्से को डेक कहते हैं, तो वहाँ पर वो गया। कौन गया? जो राइटर है वो। विद द स्टार्ट बोर्ड साइड, किस साइड? वो स्टार्ट बोर्ड मतलब नाव के दाहिने तरफ वो गया, बाएं तरफ गया, साइड बेस्ट ओपन, और जहाँ वो वहाँ गया जहाँ पर वो जो बेस्ट ओपन मतलब वो जो हिस्सा था वो टूट गया था और वो खुल गया था, अब पानी वहाँ से भरता जा रहा था नाव के अंदर। वी वर टेकिंग वाटर विथ ईच वेव, हम सब पानी ले रहे थे, अर्थात वो जो टूट गया था हिस्सा वहाँ से हम सब पानी ले रहे थे। विथ ईच वेव, हर लहर के साथ हम पानी अपने नाव के अंदर उस टूटे हुए हिस्से से ले रहे थे जो नाव के बाएं वाले हिस्से में था।
दैट ब्रोक और ओवर अस, वही लिखा ना, दैट ब्रोक ओवर अस, जो हम मतलब जो टूट गया था, जो टूट गया था हमारे पर, तो वो जो हिस्सा टूट गया था उसके कारण जो जितनी बार लहर आई थी पानी नाव के अंदर हमारे अंदर आता जा रहा था। इफ़ आई कुडंट मेक सम रिपेयर, अगर मैं कोई रिपेयर ना कर सका, अगर मैं कोई मरम्मत नहीं कर सका, वी वुड श्योरली सिंक, हम निश्चित रूप से डूब जाएंगे। ठीक है, ये राइटर का कहना था। हिंदी अनुवाद लिखा है, हथौड़ा पेज तथा कैनवास लेकर मैं बहुत कठिनाई से डेक पर पहुंचे गया। नाव दाई, ठीक है, मैं गलती से बायां बोल दिया था, दायां होगा, तो दाएं तरफ से टूट गया कर खुलने के कारण प्रत्येक लहर के टकराने से पानी अंदर आ रहा था। यदि मैं मरम्मत न की तो हम निश्चित ही डूबेंगे। ठीक, यहाँ दाई लिखा है। साइड देखो, साइड का मतलब नॉर्मली पता नहीं होता कि बायां कि दायां। ठीक, हिंदी में दायां लिख दिया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि दायां ही हो, वो बायां भी हो सकता है, क्योंकि हिंदी में तो दायां बायां लिख दिया है, लेकिन यहाँ इंग्लिश में देखो साफ साफ लिखा है साइड। साइड दायां बायां कुछ भी हो सकता है। ठीक, अब चलते हैं चौथा 14 पैराग्राफ पढ़ते हैं। लिखा है, समहाउ, कैसे भी करके, आई मैनेज टू स्ट्रेच कैनवास, मैंने कैसे भी मैनेज कर लिया, मैंने एक तरीके से कैसे मैंने उसका कैनवास को जुगाड़ करके क्या करें, स्ट्रेच, स्ट्रेच मतलब उसको मैंने बांध दिया, यहाँ स्ट्रेच मतलब बांधना है। कैनवास एंड सिक्योर वाटर प्रूफ हैच, मैंने इस कैनवास को ऐसे तरीके से खींच कर उसको बांध दिया। एंड सिक्योर वाटर प्रूफ हैच, और मैंने वाटर प्रूफ यानी जल रोधक मैंने कवर जो पहना जाता है वो मैंने लगा दिया। अक्रॉस द गैपिंग होल, वो जो जहाँ होल हो गया था, जहाँ छेद हो गया था, उस होल में, उस छेद में मैंने क्या कर दिया, मैंने पहले कैनवास लगाया, फिर मैंने वाटर प्रूफ मतलब जल रोधक हैच लगा दिया। ठीक है, हैच मतलब वही कपड़े की बात हो रही है जो वो पहन रहे थे। सम वाटर, ठीक, सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो, कुछ पानी अभी भी कंटिन्यू टू स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब होता है बह रहा था, स्ट्रीम मतलब यहाँ लहर बोल सकते हो। तो कुछ चीज़ें जो पानी और नीचे से बह रही थी अभी भी, यानी कि वो लगा तो दिया था लेकिन फिर भी पानी कुछ आ रहा था लहर के साथ थोड़ा थोड़ा। बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बींग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, पर उसमें से कई सारा जो पानी का लहर की जो पानी थी वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी कि वो लौट कर दूसरे रास्ते चली जा रही थी ओवर द साइड, उस किनारे से जहाँ मैंने कैनवास लगाया था या जहाँ मैंने स्केच किया था वाटरप्रूफ लगाकर। कुछ तो पानी आ रहा था नीचे से, लेकिन अधिकतर पानी मुड़कर चला जा रहा था दूसरे रास्ते। हिंदी अनुवाद लिखा है, मैंने किसी न किसी तरह खुले सुराखों पर कैनवास खींचकर जड़ दी और दरवाजों को जल रोधक कवर से पक्का कर दिया। थोड़ा पानी फिर भी नीचे से बहकर आता रहा, लेकिन अधिकतर पानी साइड पर से मुड़कर बहने लगा, मतलब निकल गया दूसरी तरफ। अब हम 15वां पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। वो हिंदी वाला भी कवर हो रहा है। लिखा है 15, मोर प्रॉब्लम्स अरोज व्हेन आवर हैंड पंप्स स्टार्टेड टू ब्लॉप अप विद द डेब्रीज फ्लोटिंग अराउंड द कैबिन्स। लिखा मोर प्रॉब्लम, बहुत सारी परेशानी और अधिक परेशानी अरोज मतलब होता है और बढ़ गई, और सारी परेशानी बढ़ गई। व्हेन आवर हैंड पंप्स स्टार्टेड टू ब्लॉक अप, जब जो हमारा हैंड पंप था वो जो रुकने का काम कर रहा था, विद द डेब्रीज मतलब वो जो क्या कैसे समझाऊँ आपको, हाँ, वो जो इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं होता है या जो डेब्रीज होता है जिसमें हम लाइट दिखाते हैं, वो क्या हुआ, फ्लोटिंग अराउंड द कैबिन, वो कैबिन में क्या होने लगा, घूमने लगा। यानी कि जो बल्ब था, जो ऐसा हम लोग नहीं होता है कि इलेक्ट्रिक बल्ब लेके घूमते हैं, वैसे जो इलेक्ट्रिक बल्ब था, आप लालटेन मान लो, इलेक्ट्रिक लालटेन था, डेब्रीज यहाँ यूज हुआ है, वो क्या था, वो फ्लोट होने लगा, बहने लगा, कहाँ, अराउंड द कैबिन में। एंड इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट, और जो इलेक्ट्रिक पंप था यानी कि जो जिससे वो कुछ लाइट देख सकते थे, इलेक्ट्रिक पंप था, पानी जो बाहर निकाल रहे थे इलेक्ट्रिक पंप से, वो क्या हुआ, वो शॉर्ट सर्किट हो गया, यानी कि वो पानी जाने के कारण खराब हो गया। द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली मतलब यहाँ मतलब है कि
जैसे वो होता है किसी को धमकी देते हुए, तो किसी को धमकी देते हुए या डराते हुए वो जो पानी का लेवल तो बढ़ता गया, क्योंकि वो पंप से पानी बाहर निकाल रहे थे, इलेक्ट्रिक पंप से। अब लो इलेक्ट्रिक पंप तो ख़राब हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, वो तो बहने लगा। ठीक, तो शॉर्ट सर्किट होने के कारण ख़राब हो गया। और वो जो लालटेन टाइप का होता है, ठीक है, लालटेन में इसलिए मैंने बोला था क्योंकि ये वो जो लाइट जलाता है वो भी बहने लगा, और जो पंप था वो भी क्या हुआ, दोनों बहने लगे। ठीक, बैक ऑन डेक, हम जब आई फाउंड, जब मैं फिर डेक पे गया, यानी जब मैं फिर से नाव के ऊपर गया, आई फाउंड, मैंने पाया दैट आवर 2 स्पेयर हैंड पंप हैड बीन रेंच्ड ओवरबोर्ड। मैंने पाया जो हमारा 2 हैंड पंप है, मतलब जो हाथ वाला पंप है, एक तो इलेक्ट्रिक पंप होता है, एक जो हाथ से पंप निकालना होता है, हाथ से दबा दबा कर, वो था, वो रखा हुआ था रेंच्ड ओवरबोर्ड। ओवरबोर्ड मतलब नाव के ऊपर वो रखा हुआ था, रेंच मतलब कसा हुआ था वो। ठीक, तो वो जो 2 हाथ वाला जो पंप था वो कसा हुआ था नाव के ऊपर, अलॉन्ग विद द 4 स्ट्रे सेल। किसके साथ? पाल के साथ। 4 स्ट्रे सेल मतलब होता है वो जो नहीं होता है पाना, जिससे हम क्या कहते हैं, नाव आगे बढ़ाते हैं, लकड़ी का होता है। ठीक, जिससे पानी में डाल के हम आगे बढ़ाते हैं, वो भी वहाँ पर बंधा हुआ था। द जिप एंड द डिंगीज एंड द मेन एंकर। मेन एंकर मतलब होता है वो प्रमुख लंगर, और डिंगीज मतलब होता है वही दिया टाइप का होता है, उसको बोलते हैं। और जिप मतलब होता है तिकोना, मतलब पाल। तो ये सब सामान जो थे, ये सब सामान ऊपर रखे हुए थे पहले से। नहीं होता है कि हम एक्स्ट्रा सामान रखे थे पहले से, तो वो एक्स्ट्रा सामान के रूप में हैंड पंप भी था, और डिब्रीज भी था, और फंसाने के लिए एंकर भी था, यानी कि लंगर बोल सकते हैं, वो सब भी ऊपर रखा हुआ था। ओवरबोर्ड मतलब नाव के ऊपर बांधा गया था, रेंच मतलब बांधा गया था। हिंदी अनुवाद लिखा है, जब कैबिन के आसपास तैरते हुए कचरे से हैंड पंप रुदने लगा तथा बिजली का पंप शॉर्ट सर्किट हो गया, और समस्याएं खड़ी हो गई। पानी का स्तर खतरनाक तरीके से बढ़ने लगा। मैंने डेक पर वापस आकर देखा कि हमारे 2 अतिरिक्त पंप झटके से टूटकर नाव से अलग गिरे हुए हैं, मतलब ऊपर से गिरकर नाव पे गिरे हुए हैं, तथा साथ ही अलग आग वाला पाल। आग वाला पाल मतलब जिसको कभी आग लगने पे पाल काम देता है वो। ठीक है, तिकोना पाल और ढिंडिया तथा प्रमुख लंगर भी वहीं पर पड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ थोड़ा अलग, हिंदी में देखो, हिंदी में थोड़ा अलग तरीके से लिख दिया है, लिख दिया टूट कर पड़े हुए हैं। ऐसा नहीं था, टूट कर नहीं पड़ा है। जैसा इंग्लिश के हिसाब समझेंगे तो इंग्लिश के हिसाब से ये मतलब है कि वो सब ऊपर रखे हुए थे, रेंच बंधे हुए थे। ठीक है, तो वो बंधे हुए रखे हुए थे। हिंदी के हिसाब से चलोगे तो थोड़ा फंस जाओगे आप। ठीक, अब चलते हैं 16वां पैराग्राफ। लिखा है, देन आई रिमेंबर, तब मुझे याद आया, वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप। तब मुझे याद आया कि हमारे पास एक और इलेक्ट्रिक पंप है, अंडर द चार्ट रूम फ्लोर। चार्ट रूम मतलब जो जहाँ चार्ट रूम है, यानी कि जहाँ मेन रूम है, वहाँ जहाँ पे हम लोग नक्शा देखते हैं कहाँ पे जाना है, कहाँ जाना है, तो वहाँ के नीचे, फ्लोर के नीचे एक इलेक्ट्रिक पंप रखा है, मुझे याद आया। आई कनेक्टेड इट इन एन आउट पाइप। मैंने उसे आउट पाइप मतलब जो बाहर जाने वाला पाइप होता है उससे कनेक्ट किया, उसे जोड़ा। एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड एंड इट वॉज वर्कड। और मैं कृतज्ञ था, मैं धन्यवाद अपने आप, मतलब धन्यवाद दे रहा था उसको, टू फाइंड, उसको पाकर मैं धन्यवाद महसूस कर रहा था, दैट इज़ वर्कड, क्योंकि वो काम कर रहा था। तो वो जो काम कर रहा था, इसको पाकर मैं धन्यवाद व्यापित कर रहा था। हिंदी अनुवाद लिखा है, तब मुझे याद आया कि हमारे पास 4 रूम के फर्श पर एक बिजली का पंप और है, मतलब एक और है। मैंने उसे एक निकास पाइप से जोड़ा तथा धन्यवाद किया कि वह चल पड़ा। धन्यवाद दिया कि भाई चलो धन्यवाद, कम से कम चल तो पड़ा, ताकि पानी बाहर निकल सके। अब देखिए 17वां पैराग्राफ। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विथ एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग, स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो। ठीक है, जो रात थी पूरी, जो पूरी रात थी वो क्या थी, वो सॉरी गलती हो गया, हाँ, द नाइट ड्रैग्ड ऑन विथ एन एंडलेस, जो पूरी रात थी वो पानी को निकालते हुए, ड्रैग मतलब खींचते हुए, बिटरली कोल्ड रूटीन, बहुत ही ठंडा, देखो कोल्ड मतलब ठंडा पानी, जो ठंडा पानी था उसको निकालते हुए, रूटीन ऑफ पंपिंग,
रूटीन ऑफ पंपिंग मतलब भाई आदत पड़ गई थी, निरंतर वो पानी को निकाल रहे थे, तो पूरी रात उन्होंने पानी को क्या किया, निकालते रहे। फिर समझा रहा हूँ, लिखा था नाइट ड्रैग्ड ऑन विथ एन एंडलेस, जो रात थी वो खींची, अर्थात जो रात थी वो बीती विथ एन एंडलेस, एंडलेस मतलब जिसका कोई अंत ना हो। तो जो रात थी वो पूरी बीती किसके साथ, बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग, बहुत ही बुरी तरीके से, जो ठंडा लग रहा था पानी, और ऊपर से उसका रूटीन बन गया था, हमें बार बार पानी को बाहर निकालना था, तो वो एक अनंत प्रक्रिया हो गई थी, और उसके द्वारा हमने रात अंत की। स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो, बार बार स्टीयरिंग करना, बार बार रेडियो को चेक करना, देखना ध्यान से, और बार बार स्टीयरिंग करना मतलब चलाना। स्टीयरिंग मतलब होता है नाव चलाना, खासकर पतवार से नाव चलाना, और रेडियो ताकि कोई सुन ले, कहीं से कोई नेटवर्क पकड़ ले, कुछ पकड़ ले, कोई सुन ले हमारी आवाज़, ताकि हम हेल्प के लिए मांग सकें। तो पूरी रात जो थी वो उस रात बड़े ही बुरी तरीके से की थी, और बहुत अनंत काम की तरह की थी। पहला एक काम था कि बार बार रूटीन बन गया था कि बार बार वो पानी को पंप करके बाहर निकाल रहे थे, दूसरा वो नाव पतवार चला रहे थे, स्टीयरिंग मतलब पतवार चलाना, और तीसरा क्या था, वो बार बार रेडियो पे काम कर रहे थे। फिर लिखा है वी वर गेटिंग नो रिप्लाइज टू आवर मंडे कॉल, जो हमने मंडे को जो कॉल दिया था उस रेडियो पे, उसका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, जो कोई सरप्राइजिंग बात नहीं थी, कोई आश्चर्य करने की बात नहीं थी। इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, ये जो संसार का जो रिमोट, जो दूर का कोना है, यानी जो समुंदर में थे, भाई समुंदर में एक तो बीचों बीच, तो ऊपर से आपका रेडियो नेटवर्क कहाँ से मिलेगा। तो वही लिखा है कि ये कोई आश्चर्य करने वाली बात नहीं थी। हमें जो मंडे को हमने जो मैसेज किया था, जो हमने मदद मांगी थी, उसका कोई रिप्लाई नहीं आया था। और उसका बाद वो कहते हैं विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग, वो कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, इस दुनिया के कोने वाले, दूर वाले और कोने वाले दुनिया में, ठीक है, वो जो नेटवर्क नहीं पकड़ रहा था, ये कोई आश्चर्य करने वाली बात नहीं थी। इसका हिंदी अनुवाद लिखा है, रात ठंड में लगातार पंप से पानी निकालने, नाव का परिचालन करने, रेडियो चलाने में धीरे धीरे बीत गई। वही डायरेक्ट मतलब वही पूरी रात बीत गई। हमें अपने रेडियारों मतलब वही से भेजे संदेशों का कोई उत्तर नहीं मिल रहा था, मतलब जो हमने रेडियो से भेजा था मंडे को हेल्प के लिए, उसका कोई उत्तर नहीं मिल रहा था। लेकिन इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं थी, क्योंकि हम विश्व के सुदूर कोने में थे। सुदूर मतलब बहुत दूर वाले कोने में थे। ठीक, अब आखिरी पैराग्राफ हम पढ़ने जा रहे हैं। स्यू हैड स्वोलन अलार्मिंगली, स्यू मतलब वही सुजैन है, सुजैन का जो सिर था वो क्या था, वो अलार्मिंगली, अलार्म मतलब होता है खतरनाक तरीके से, वो फूल गया था। स्वोलन मतलब फूल जाना या सूज जाना। शी हैड 2 इनॉमरस ब्लैक आइज, जो उसकी 2 आंखें थे वो भी क्या होते, इनॉमरस, वो भी भयानक रूप से क्या हो गई थी, सूज गई थी, फूल गई थी। ब्लैक आइज काली हो गई थी। एंड नाउ शी शोड अस अ डीप कट ऑन हर आर्म, और अब उसने जो सुजैन है, जिसको शू कहा जा रहा है, शी शोड अस, उसने हमें दिखाया, हमें मतलब पत्नी को, मतलब मम्मी को, पापा को और अपने भाई को दिखाया, अ डीप कट ऑन हर आर्म, जो एक गहरा जो चोट है, जो उसके आर्म पर, उसके हाथों पर लगा था, वो चीज़ उसने हमें दिखाया। When I asked why she hadn't made more of her injuries before this, जब मैंने उससे पूछा why she hadn't made more, जब मैंने उससे पूछा कि भाई पहले तुमने ध्यान क्यों नहीं दिया। मेड मोर मतलब यह मतलब है थोड़ा किसी चीज़ को बनाना, अर्थात ध्यान देना। ऑफ हर इंजरीज, अर्थात मैंने उससे पूछा कि तुमने क्यों अपने इंजरीज पर ध्यान नहीं दिया, बिफोर दिस, इससे पहले। शी रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, आई डिडंट वांट टू वरी यू व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल, मतलब जो चोट लगा था उसको तुमने क्यों नहीं हमें बताया या क्यों नहीं दिखाया पहले। शी रिप्लाइज, उसने उत्तर दिया, आई डिडंट वांट टू वरी, मैं आप लोगों को चिंतित नहीं करना चाहती थी। व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल, जब आप हम सबको बचाना चाहते थे तो मैं आपको चिंतित नहीं करना चाहती थी। हिंदी अनुवाद लिखा है, शिव का सिर खतरनाक तरीके से सूज चुका था, उसकी आंखें भी सूजी हुई थी, अर्थात काली हो गई थी, और उसके अपनी बाजू पर गहरा घाव दिखाया। जब मैंने पूछा कि उसने अपनी चोटों की ओर से पहले ध्यान क्यों नहीं दिया, अर्थात क्यों नहीं दिखाया,
हमें क्यों नहीं बताया एक तरीके से। तो उसने उत्तर दिया, जब आप हम सबको बचाने की कोशिश कर रहे थे तो मैं आपको चिंतित करना नहीं चाहती थी। ठीक, अब नेक्स्ट पैराग्राफ में, नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। कहीं पे कोई दिक्कत परेशानी हो तो ज़रूर पूछिएगा। हाँ, आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, आप अगर एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखोगे तो हिंदी में कई सारे ऐसे वर्ड थे जो गलत यूज हुए हैं, जो गलत बताए गए हैं। हिंदी वाला अपने हिसाब से बताया गया है, इंग्लिश वाला अपने हिसाब से बताता है। ठीक है, तो उसका ध्यान दीजिएगा। अगर कहीं दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसी के साथ हम वीडियो का एंड करने वाले हैं। आपने वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस आखिर में आपको कहना चाहता हूँ, प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। जो भी क्लास 11 में पढ़ता है या जो आपके आसपास कोई पढ़ता है, आपके दोस्त में, आपके रिलेशन में कोई पढ़ता है कॉन्टैक्ट में, उसको ज़रूर ये वीडियो भेजें। ठीक है, ग्रामर के वीडियोज़ भी आपको मिलते रहेंगे। इसी के साथ हम वीडियो को एंड कर रहे हैं। आपने वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।